नमस्कार, मेरा नाम है मणिकांत और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं बिफोर प्रिंट डॉट इन पर। आज यानी 26 जुलाई को देश भर में कारगिल दिवस बड़े ही उत्साहवर्धक तरीके से मनाया जा रहा है। बता दें कि 1999 में आज ही के दिन भारतीय सेना ने आतंकवादियों के भेष में घुसी पाकिस्तानी सेना को भारतीय सीमा से खदेड़ दिया था। इस दौरान हमारे कई जवानों की शहादत भी हुई थी और उन जवानों की शहादत के सम्मान में कारगिल दिवस मनाया जाता है। वीरता के उन लम्हों को याद करते हुए आज बात करते हैं कारगिल वॉर के ऐसे ही जाबाज तोपखाने और बोफोर्स तोप के विशेषज्ञ सैन्य अधिकारी रिटायर्ड कर्नल रोहित शुक्ला से। जय हिंद। मैं कर्नल रोहित शुक्ला रिटायर्ड आज कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर समस्त दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये वर्ष 1999 की बात है, जब पाकिस्तान ने अपनी फितरत के मुताबिक विश्वासघात किया और कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। मैं 1999 में मेजर था और कानपुर में पोस्टर था। मई के पहले हफ्तों में छुटपुट घटनाओं की खबरें आने लगी, जो धीरे धीरे ये पता लगा कि बहुत बड़े इलाके में पाकिस्तानियों ने भारतीय फौजों की उन पोस्टों को कब्जा कर लिया जो हम लोग जाड़े के मौसम में खाली कर दिया करते थे। मैं युवा था। पहले दिन से ही मैं युद्ध में जाने के कॉल लेटर का इंतजार करने लगा। तब ये सोशल मीडिया नहीं था, टेलीफोन फैसिलिटीज भी इतनी नहीं थी, और हर बीतते दिन के साथ मैं बहुत अपमानित महसूस कर रहा था कि आर्मी हेडक्वार्टर मेरे को युद्ध पर क्यों नहीं भेज रहा है। फाइनली जुलाई के महीने में वह स्वर्णिम दिन आया जब मुझे टेलीग्राम प्राप्त हुआ कि मुझको ऑपरेशन विजय के लिए तुरंत रिपोर्ट करना है। मैंने 24 घंटे के अंदर जो पहली ट्रेन थी वो पकड़ ली। तब कानपुर से जम्मू के लिए कोई ट्रेन नहीं हुआ करती थी। कर्नल सर, वो एक वाकया बहुत चर्चित है जिसमें आपने बताया जाता है कि आप बिना रिजर्वेशन के कारगिल युद्ध में भाग लेने पहुंचे थे। उसके बारे में आप थोड़ा हमें बताइए। मैं पहले कानपुर से लखनऊ गया और लखनऊ से विदाउट रिजर्वेशन ट्रेन में जम्मू के लिए बैठा, लेकिन टीसी ने जब मेरे फौजी बॉक्स पे मेरा नाम लिखा देखा तो जान गया कि मैं शायद कारगिल जा रहा हूं। तो उन्होंने मुझे एक आउट ऑफ टर्न बर्थ दी और बहुत सम्मान दिया। मैं तोपखाने का अफसर हूं, इसलिए अपनी इस बात पे, इस वार्ता में ज्यादा बातें तोपखाने की करूंगा। श्रीनगर से लेके सचिन ग्लेशियर तक करीब 400 किलोमीटर के इस इलाके में उस जमाने में कोई भी बोफोर्स यूनिट नहीं थी। सिर्फ सचिन में एक बैटरी का मतलब होता है 6 गन सिर्फ सचिन ग्लेशियर में डिप्लॉयड थी। चूंकि तब बोफोर्स इक्विपमेंट देश में नया नया आया था, बहुत कॉस्टली था, और यह पाया गया कि उतने लो टेम्परेचर्स में उसको मेंटेन करने का खर्चा बहुत आता है। मैं 1992 में कारगिल के इलाके, बल्कि श्रीनगर से सचिन के इलाके में एकमात्र बोफोर्स यूनिट में तैनात था। 1992 में सरकार ने ये निर्णय लिया कि अब यहाँ पे बोफोर्स यूनिट नहीं रखी जाएगी और हमारी यूनिट को वहां से नीचे अंबाला मूव कर दिया गया। लेकिन कारगिल युद्ध शुरू होते ही देश भर में जगह जगह डिप्लॉयड बोफोर्स यूनिट्स को कारगिल के लिए मूव कर दिया गया। मैं बताना चाहूंगा कि एक आम देशवासी शायद ये सोचता होगा कि कारगिल की लड़ाई कारगिल शहर के इलाके के आसपास हुई। नहीं, जम्मू के बाद का सारा इलाका वॉर जोन घोषित कर दिया गया था और वो ऑप विजय के जियोग्राफिकल एरिया में आता था। कम से कम पूरे देश के विभिन्न इलाकों से ओवरनाइट स्पेशल ट्रेन में चल के बोफोर्स यूनिट्स को कारगिल
द्रास, लेह इत्यादि जगहों पर डिप्लॉय किया गया। और इस इक्विपमेंट ने, इस गन ने बहुत ही बेहतरीन काम किया। इतना बेहतरीन काम किया कि जब इन्फेंट्री कब्जा करने अपने ऑब्जेक्टिव पर पहुंचती थी तो इन्फेंट्री ऑफिसर्स ने मिलिट्री हिस्ट्री में लिखा है कि वहां पे पूरी पहाड़ी पीले रंग से पुती होती थी। पीला रंग इसलिए कि जब तोप खाने का गोला गिरता है तो उसका जो टीएनटी, जो बारूद होता है, वो पीले रंग का। बोफोर्स ने डायरेक्ट फायरिंग रोल में बहुत ही बेहतरीन काम किया और ऐसे इलाकों में दुश्मन के बने हुए बंकर्स को तबाह किया जहां पर अदरवाइज पहुंचना बहुत मुश्किल था। सर माफ करिए, 1 मिनट मैं आपको रोकना चाहूंगा। मेरे दर्शकों को जरा आप ये बताइए कि अभी तक भारतीय सेना में कितने लोगों को परमवीर चक्र मिला है, और खास तौर पे हम बात करेंगे कि कारगिल युद्ध में कितने जवानों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। आजादी के बाद से आज तक देश में 21 परमवीर चक्र दिए गए हैं, जिसमें से 4 परमवीर चक्र कारगिल युद्ध के युवा नेतृत्व को मिले। कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार, नायब सूबेदार योगेंद्र कुमार यादव। ये वो नाम थे जो घर घर में प्रचलित हो गए थे। कैप्टन विक्रम बत्रा का एक पहाड़ी को जीतने के बाद तुरंत दूसरी पहाड़ी को जीतने के लिए वॉलंटियर करना और कैमरे के सामने ये कहना, ये दिल मांगे मोर, आज भी युवाओं को प्रोत्साहित करता है। कैप्टन मनोज पांडे हमारे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ के विद्यार्थी थे और मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं भी उसी विद्यालय से पढ़ा हूं। कारगिल शौर्य गाथा युवा नेतृत्व की कहानी है। बहुत से नाम जो इस छोटी सी वार्ता में नहीं लिए जा सकते। इतनी दुर्गम पहाड़ियों पर, जहां पर चलने में सांस फूलती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, 17,000 18,000 फीट की पहाड़ियों पर दिन में नहीं चला जा सकता है, क्योंकि दूसरी तरफ से पाकिस्तान को वो पहाड़ियों के रास्ते दिखाई पड़ते हैं तो स्नाइपर उनके निशाना लगाकर हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए ज्यादातर मूवमेंट रात में सूरज ढलने के बाद होता है। इन्फेंट्री बटालियंस को ओवरनाइट बहुत सी जगहों से वहां पर इंडक्ट किया गया और इतनी ऊंची पहाड़ियों पर ऑपरेट करने के लिए शरीर को एक्लेमेटाइज करना पड़ता है, क्योंकि वहां ऑक्सीजन कम होती है। वो एक्लेमेटाइजेशन शेड्यूल 11 से 14 दिन का होता है और सिर्फ मेडिकली फिट जवान और ऑफिसर्स ही फिर उसके आगे उस इलाके में ऑपरेट करते हैं। लेकिन कारगिल युद्ध में इतना समय ही नहीं था कि एक्लेमेटाइजेशन की फॉर्मेलिटी को पूरा किया जा सके। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में अनरिटन एक लॉ था कि हम लोग जाड़े में बहुत ऊंची और दुर्गम पोस्टों को खाली कर देते थे, क्योंकि उनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता था लॉजिस्टिकली और ह्यूमन लाइफ के हिसाब से। दोनों ही देश इस बात को मानते थे। लेकिन 1997-98 में उन लोगों ने इस प्रतिज्ञा को भंग किया और विश्वासघात करते हुए भारतीय फौजियों द्वारा खाली की गई चौकियों को ऑक्युपाई कर लिया, जो हम लोगों को मई के पहले हफ्ते में सूचना मिली। कारगिल और उससे जुड़ी हुई पहाड़ियों की स्ट्रेटेजिकल वैल्यू यह है कि श्रीनगर से लेह के बीच के जो नेशनल हाईवे है, करीब 300-350 किलोमीटर, वो उसको डोमिनेट करता है।
वो उन ऊंची पहाड़ियों से इस नेशनल हाईवे के रास्ते का मूवमेंट ब्लॉक कर देना चाहते थे, क्योंकि जाड़े में मूवमेंट नहीं हो पाता है और बर्फ पिघलने के बाद तकरीबन अप्रैल मई के महीने में जब सड़क खुलती है तब लेह और सियाचिन ग्लेशियर की फौजों के लिए, इंक्लूडिंग सिविल पॉपुलेशन के लिए, स्टॉकिंग की जाती है और रोज सैकड़ों की तादाद में ट्रक, सिविल और मिलिट्री वहां पे मूव करते हैं। उन्होंने इन ऊंची चोटियों पर कब्जा करके इस सड़क को, इस नेशनल हाईवे को फायरिंग करके मोटार से, तोपखाने से ब्लॉक करने की कोशिश की और उनकी इच्छा थी, उनकी प्लानिंग थी कि जब हम इस रोड को चोक कर देंगे तो लेह और सियाचिन ग्लेशियर की फौजें भूखे मरने लगेंगी और तब वो सियाचिन ग्लेशियर पे कब्जा कर लेंगे या और भी कुछ इलाकों में कब्जा कर लेंगे। कारगिल हमारे ऊपर थोपा गया एक युद्ध था जिसमें हमारे सैनिकों ने, युवा अधिकारियों ने और सभी लोगों ने बहुत ही अदम्य साहस का परिचय दिया। ये भी मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कारगिल युद्ध के पहले किसी भी कारण से शहीद हुए जवान का मृतक शरीर उसके घर नहीं भेजा जाता था और जहां भी वो शहीद होता था वहीं पर उसका दाह संस्कार उसके धर्म के मुताबिक किया जाता था। लेकिन कारगिल में इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज हुई, देश की भावनाएं जुड़ी हुई थी। तत्कालीन रक्षा मंत्री स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस ने पहली बार ये रूल बनाया कि हर शहीद जवान अफसर का शरीर उसके गांव, उसके शहर में पहुंचाया जाएगा, चाहे वो कितने ही रिमोट एरिया में से क्यों ना बिलोंग करता, चाहे उसमें हेलीकॉप्टर लगे, हवाई जहाज लगे या बाय रोड। उनके द्वारा शुरू किया गया ये एक अच्छा कार्य आज भी फौज कर रही है और किसी भी शहीद को के मृतक शरीर को उसके घर, उसके परिवारजनों को अंतिम संस्कार के लिए पहुंचाया जाता है। कारगिल युद्ध के दौरान हमारे तोपखाने ने, हमारी बोफोर्स ने और भी कई इक्विपमेंट ने इतना ज्यादा फायर किया कि जो तोप की जो बैरल होती है वो एक राउंड फायर करने पर बहुत टेम्परेचर बढ़ता है, गर्म हो जाती है, लेकिन फिर भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग इस तरह की होती है कि वो सैकड़ों राउंड लगातार फायर कर सकती है। कारगिल में ऐसे कई केसेस हुए जब तोप की बैरल पूरी लाल हो गई, जैसे लोहा लाल हो जाता है, और मजबूरन थोड़ी देर के लिए फायरिंग को, उस गन की फायरिंग को रोकना पड़ा और उसमें पानी डाल के उसको ठंडा किया गया और फिर से कार्य शुरू किया गया। मैं इस वीडियो के माध्यम से देश के युवाओं का आह्वान करूंगा कि कारगिल युद्ध में 527 शहीद जो अफसर और जवान हुए, उनकी बलिदान को याद रखें और उससे प्रेरणा लें। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल सर हमसे जुड़ने के लिए, और आपको बेहद धन्यवाद कि आप जैसे जवानों की वजह से हमारा देश आज सुरक्षित है और हम चैन की नींद से सो पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे कर्नल रोहित शुक्ला जिनसे बिफोर प्रिंट ने एक खास बातचीत की। देखते रहिए beforeprint.in। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।